दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख मौलवी मोइनुद्दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय अर्थात इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। आगे है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। आगे है, हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशन किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आगे है, 1813 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 के सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अर्थात द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छनछनाकर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। आगे है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में के मैकाले के स्मरण पद अर्थात मिनट से परी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना
तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। वहीं आगे है, लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। आगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। आगे है, डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया। आगे है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक, गोपाल कृष्ण आगरकर एवं एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। आगे है, राजाराम मोहन राय। तो राजाराम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। आगे है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, दी इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है डी, कलकत्ता। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन? तो इसका उत्तर है ए, सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी काल, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए, जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए में बतलाया गया है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। कारण आर दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात
ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विलियम्स, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है। पहला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा, वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में इसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, जो उचित नहीं है। इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका उत्तर है बी, माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। एलए सोसाइटी एशियाटिक अर्थात द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 ईस्वी के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर है बी, चार्ल्स विल्किंस। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य था क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका उत्तर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। अब इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश सरकार इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था।
इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर है ए, शिक्षा से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो इसका उत्तर है सी, प्राथमिक शिक्षा को। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की शिक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है डी, 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 ईस्वी में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सैंडलर आयोग संबंधित था तो किससे? तो इसका उत्तर है सी, शिक्षा से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है बी, 1917। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो इसका उत्तर है सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका उत्तर है बी, शिक्षा। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छना कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। अगला प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात मैकाले। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका उत्तर है बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले की स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात एक 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा है प्राच्य विद्या एवं आंग्ल विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को अपनाया गया।
1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफंटन, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफंटन ने किया था, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है ए, 1857। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है बी, D.K. कर्वे। D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 ईस्वी में इन्होंने भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका उत्तर है सी, B.G. तिलक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो इसका उत्तर है डी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 सही है, अर्थात कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने की थी, वहीं दूसरा कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने, और तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड रिचर्ड कोलेवेले जली थे। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका उत्तर है डी, मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी,
लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।